हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं। तो 9.1 से रिलेटेड जो भी बेसिक्स थे, जो फार्मूलाज थे, कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने समझे थे, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल में समझा दिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा, समझ लिया होगा और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं ना वो भी आपने ट्राई कर लिए होंगे। आज बस आपको चेक करना होगा कि वहीं कितने आंसर आपके ठीक हैं और कितने आंसर आपके रॉन्ग हैं। सारे आंसर अगर आपके ठीक जा रहे हैं तो इसी तरह से आप लगे रहिए, और अगर आंसर आपके गलत आए तो फिर बेसिक वाला वीडियो दोबारा एक बार देख लेना, समझ लेना अच्छे तरीके से। क्योंकि बेसिक्स अगर देखो समझ में नहीं आया तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो आपका जो टर्म 1 है वो एमसीक्यू बेस्ड अब कर दिया गया है। एमसीक्यू बेस्ड में बेसिक्स कंसेप्ट आने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक्स की जो वैल्यू है आपको दे रखी है 0 से लेकर 7 तक। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एंड पी एक्स है A4A 3A, A4A 3A एंड 7A 8A 10A, 7A 8A 10A एंड 6A 9A। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, जो ये पी एक्स वाला जो कॉलम है इसका हमें पता है कि जो इसका टोटल है 1 के बराबर होना चाहिए। तो बस सबका टोटल कर दो, 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, इसको हमने 1 के बराबर रखा, इक्वल्स टू में 1। इन सबको आप प्लस करोगे तो प्लस करके आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 48A इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू आप निकालोगे, आ जाएगी 1/48। तो ए की वैल्यू आपकी निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पूछता है आपसे फाइंड पी एक्स लेस देन 3। सेकेंड पार्ट में कहता है पी एक्स लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब है एक्स की वैल्यू आपको 0 लेनी है, 1 लेनी है और 2 लेना है। जब x की वैल्यू 0 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, a है। x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी 4a है, इधर से 3a है। 4 3 7 प्लस 1 8, 8a आ गया। 8 की वैल्यू आपके पास है ही, इसको यहाँ पर आप पुट करो। 8 इंटू में 1/48 यानी आंसर आ गया इसका 1/6। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहता है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स आपको 4 भी लेना है, 5 भी लेना है, 6 भी लेना है और 7 की प्रोबेबिलिटी भी लेनी है। तो 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 8A प्लस में 10A प्लस में 6A प्लस में 9A। इन सबको अगर आप ऐड करोगे, ऐड करके आपके पास बन गया 33A। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, वही 1/48, 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 11/16। नेक्स्ट पार्ट में कहता है पी x इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 का मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों वैल्यू को ले लेते हैं। तो 1 पे कितना था, 4A, 2 पे 3A, 7A एंड 8A। इन सब का टोटल करो, 8 7 15, 3 18, 4 22, 22A। ए की जगह फिर 1/48 पुट कर दो, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से कैंसिल करा, तो आंसर आ गया इसका 11/24। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन बड़े आराम से हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ऐसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसमें जो x की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। x की वैल्यू 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आपको वैल्यू दी है और प्रोबेबिलिटी इसको दी रखी है आपके 0.15, इसकी 0.15 है, इसकी 0.23 है। फिर उसके बाद कहता है 0.12, 0.1, 0.12, 0.1 और उसके बाद आपको दिया है 0.2, 0.08, 0.2, 0.08 और 7 के लिए दिया हुआ है 0.07, 0.07 और 0.05। ये आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है।
ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कहता है कि इफ़ इवेंट ई इक्वल्स टू एक्स इज़ ए प्राइम नंबर एंड एफ इक्वल्स टू एक्स लेस देन 4 देन फाइंड ई यूनियन एफ। अब ये ई यूनियन एफ आपको निकालना है, और ई के बारे में आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ई एक इवेंट है, इसमें कहता है भाई एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। तो इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए, इसमें से जो प्राइम नंबर आप लोगे, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और एक 7 हो गया। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर f में दिया हुआ है x लेस देन 4। f क्या है यहाँ पर, x लेस देन 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी आपके पास, 1 2 3। अब इन दोनों का आपको यूनियन फाइंड करना है, तो इन दोनों का यूनियन फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 बच गया, 5 और 7। ठीक है, 1 2 3 5 एंड 7, 1 2 3 5 एंड 7, ये आपके पास आ गया इसका यूनियन। अब ये क्वेश्चन में पूछता गया आपसे फाइंड पी ई यूनियन एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, फाइंड पी ई यूनियन एफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछने का मतलब है कि 1 2 3 5 और 7 इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कर दो। तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.15, 2 की 0.23, 3 की होगी 0.12, 5 की 0.2, 7 की होगी 0.07। ठीक है, स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं, यहाँ लिख देते हैं 0.2 0.07। तो इन सब का अगर आप टोटल करोगे, इन सब का टोटल करने पर आपके पास आ जाएगा 0.77। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपको दिया हुआ है। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, थर्ड में कहता है कि रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी, बस थोड़ा सा लिखने का जो फॉर्मेट है वो अलग है। ठीक है, बात यही है, बस फॉर्मेट थोड़ा सा लिखने का अलग कर दिया उसने। अब यहाँ पर ये आपको जो px है इस तरह से डिफाइन कर रहा है, k 2k 3k, k 2k 3k एंड 0, और आगे आपको x की वैल्यू दे रखी है। x अगर 0 है तो ये है, x इक्वल्स टू 1 है तो ये है, x इक्वल्स टू 2 है तो ये है। अदरवाइज़ मतलब x की वैल्यू इनके अलावा अगर कुछ भी है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन देखो वही है, लिखने का बस तरीका डिफरेंट है। इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे तो किस तरह से आप इसको लिख सकते हो, x p x, आप 0 इधर ले लो, 1 इधर ले लो, 2 इधर ले लो। तो 0 पर इसकी वैल्यू k है, यहाँ पर 2k, यहाँ पर 3k। बाकी आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उस पर तो उसने दे दिया कि प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर है। अगर इनकी वैल्यू के अलावा कोई और वैल्यू है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर है, तो वो तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 को तो कुछ ऐड करेंगे तो कुछ फ़र्क पड़ना ही नहीं है। तो k की वैल्यू बतानी है आपको। अब k की वैल्यू बता दो, फटाफट बता दो। 3k 2k k, इन सब का टोटल करेंगे, 6k इक्वल्स टू में 1 हो गया, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 1/6। सेकेंड पार्ट में क्या था, x लेस देन 2, p x लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब p 0 हो गया और p 1 हो गया। अब p 0 की वैल्यू तो k है, इसकी वैल्यू 2k यानी 3k आ गई। k की जगह आप पुट कर दो 1/6, आंसर आ गया इसका 1/2। उसके बाद क्या पूछा है, x लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि 2 भी लेना है, 2 से छोटे भी लेने हैं, यानी ये सारे के सारे लेने हैं। ठीक है, p0 भी लेना है, p1 भी लेना है और p2 भी लेना है। तो इन सब का अगर आप सम करोगे तो 1 आता ही है, तो आंसर आप सीधा 1 लिख सकते हो, आप पुट करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में देखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 तक तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ग्रेटर देन 2 आप लोगे तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 ही है, तो वो तो आपको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी है आपके पास, 3k, तो इसका आंसर आ गया 3k। k की जगह वैल्यू पुट कर दो 1/6, आंसर आ जाएगा इसका भी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, अभी तक तो उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बना के दे रखा था, आधा काम आपका कर रखा था। ठीक है, थैंक यू बोल देना उसे। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है पड़ेगा, बनाने के बाद फिर आपको जो चीज़ पूछी जाएंगी उसकी आपको वैल्यू बतानी है। अब फर्स्ट में कहता है कॉइन इज टॉस ट्वाइस और 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली। एक कॉइन को आप 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को आप इकट्ठे टॉस करो। सैम्पल स्पेस दोनों का एक जैसा ही बनना है। तो जब आप एक कॉइन को 2 बार टॉस करोगे तो सैम्पल स्पेस आपका क्या आएगा,
हेड हेड आ गया, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, ये सैम्पल स्पेस बन गया। अब आगे क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स द नंबर ऑफ हेड। एक्स को यहाँ के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसमें भी समझा था कि भाई एक्स का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ हेड है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। देखिए एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 0 का मतलब क्या है कि एक भी हेड नहीं आया, एक भी हेड नहीं आया तो कौन सा केस बना, ये वाला केस बना। कितनी बार है ये, एक बार है। टोटल कितने हैं, 4 इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1/4। अगर हम 1 हेड लेते हैं तो 1 हेड वाले यहाँ पर आपके पास 2 केस हैं, एक यहाँ पर भी 1 हेड है, यहाँ पर भी 1 हेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी, 2/4। 2/4 मीन्स 1/2। 2 हेड यहीं पर आएंगे, बस एक ही बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन गया। अब बनाने के बाद क्या कहता है, पहला पार्ट हो गया आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। इफ़ ए रैंडम वेरिएबल वाई इज डिफाइंड ऑन द सैम्पल स्पेस एज द नंबर ऑफ टेल। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो अगर आप वाई का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हो तो क्या होगा, वाई रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल। तो भाई जैसे x रिप्रेजेंट हो रहा था हेड को, ऐसे y रिप्रेजेंट कर रहा है टेल को। तो जब y की वैल्यू आप निकालोगे तो y की वैल्यू भी तो ये 3 ही बनेंगे, क्योंकि जब आप 2 बार टॉस कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 ही केस हो सकते हैं आपके पास, 2 से ज़्यादा तो आप जा ही नहीं सकते, चाहे हेड करो चाहे टेल करो। तो टॉस ही 2 बार कर रहे हैं तो 2 से ज़्यादा वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। तो 0 का मतलब हो गया कि आपके पास टेल एक बार भी नहीं आया, टेल एक बार भी नहीं आया, दैट मीन्स ये आ गया दोनों। तो ये कितनी बार है, एक बार है, तो 1/4। 1 टेल का मतलब यही आ जाएगा, तो इसका भी ये बनेगा 1/2। फिर यहाँ पर कह रहा है 2 टेल यहाँ पर आ रहा है, तो इसका आ जाएगा 1/4। ये बन जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको टेबल में ऐसे दिखा देना, ठीक है, ऐसे प्रॉपर अपना आंसर, ऐसे ही वहाँ पर भी प्रॉपर अपना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के अपना आंसर यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर देना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th पे। 5th में क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक सैम्पल स्पेस, क्या बनाना है, डाई इज रोल्ड। एक डाई को अगर आप रोल करते हो, एक डाई को रोल करते हो तो कितने आते हैं, सांप सीढ़ी तो खेली होगी, लूडो भी खेली होगी, डाई को रोल करते हैं तो कितना आता है, 1 2 3 4 5 6, बस ये नंबर आते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई 6 आ गया तो मेरे को दोबारा बारी लेनी है, दोबारा बारी का कोई चक्कर नहीं है, बस एक बार आपको बस टॉस करना है। ठीक है, एक बार आपको टॉस करना है, तो 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को रोल करा आपने, ये सैम्पल स्पेस बन गए। अब यहाँ पर आगे कहता है x इज डिफाइंड एज द नंबर ऑन द अपर फेस, देन फाइंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। x यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हम डाइस को फेंक रहे हैं तो उसके ऊपर वाले फेस पर नंबर क्या आ रहा है, x रिप्रेजेंट नंबर ऑन अपर फेस। तो भाई x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है, सोचो x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या। अभी तक हम 0 से स्टार्ट करते आ रहे हैं, x की वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप डाइस फेंकोगे, डाइस पे कहीं 0 तो नहीं होता ना। वो कह रहा है कि जो x क्या है, जो डाइस के ऊपर सबसे ऊपर जो वाला फेस जो होता है ना, उस पर नंबर जो आता है, तो डाइस पे जो नंबर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, उन्हीं में से कोई आएगा, और तो कोई उतर के आएगा नहीं। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है, या फिर आप डाइस फेंको 2 आ जाए तो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ठीक है, ये 6 वैल्यू हो सकती है बस x की, 7 डाई में होता ही नहीं है। अब उसके बाद इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अगर हम डाइस को फेंकते हैं, डाइस फेंकने पर हमारे पास 1 आया, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 डाइस में कितनी बार होता है, एक ही बार होता है, और टोटल कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई इसकी, 1/6। सेम केस अगर आप 2 का करोगे, 2/6 मत लिख देना, 2 ये देखना है कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आता है ना डाइस पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6। कहीं फ्लो में 1/6 2/6 3/6 4/6 ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, 3 भी एक ही बार आता है, 4 भी एक बार आता है, 5 भी एक बार आता है, 6 भी एक बार आता है। बन गया इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और कुछ पूछता है तो बता देते हैं, नहीं और कुछ तो पूछ ही ना, उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ 6 पे। 6 में कहता है एन अनकंटेन्ड 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल।
5 तो वाइट बॉल हैं आपके पास, वाइट बॉल 5 है और ब्लैक बॉल 3 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना क्या है हमें, इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर हमें उसमें से बिना रिप्लेसमेंट के 2 बॉल निकालनी है, बिना रिप्लेसमेंट के, यानी बिना रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक बॉल निकाली, उसको वापस नहीं डालना है, अपनी पॉकेट में डालना है, अपने घर ले जाना है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आपको वापस बॉल नहीं डालनी है, जैसे ही आपको बॉल मिली भैया आपने कब्जे में करो, अपनी बॉल हो गई वो। उसके बाद फिर आपको इस तरह से आपको 2 बॉल निकालनी है। अब कहते हैं यहाँ पर x डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉल आप निकाल रहे हो ना, वाइट बॉल निकाल रहे हो। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब इसका भी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 ही बॉल निकालनी है, तो हम सिंपल तरीके से ही करते हैं। ठीक है, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो x की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, देखो x की वैल्यू अगर हम 0 ले तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आपने पहली बॉल निकालनी है, उसमें से एक बॉक्स है आपके पास, आपने जो पहली बॉल है वो निकालनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी आपको देखनी है। 0 का मतलब क्या हुआ कि जो बॉल हमने निकाली है दोनों में से एक भी वाइट नहीं निकलेगी, दोनों की दोनों बॉल कौन सी निकालनी है, ब्लैक वाली निकालनी है। यानी जो ब्लैक बॉल निकल रही है, पहली ब्लैक बॉल जब निकल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 3/8। तो यह पहली बॉल आपने निकाली, प्रोबेबिलिटी बन गई 3/8। अब आपको क्या करना है, जो बॉल आपको निकाली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो बॉल आपने निकाली बॉल आपकी हो गई, ये वापस नहीं देनी। अब जब आप दूसरी बॉल निकालने को आपको बोलता है तो कितनी बॉल बचेंगी, ब्लैक बॉल तो एक आपके पास चली गई ना, ब्लैक बॉल तो कितनी रह गई, 2 रह गई, और टोटल जो 8 था, टोटल में से भी तो एक कम हो गया, टोटल कितना रह गया, टोटल रह गया आपके पास सॉरी यहाँ ब्लैक बॉल रह गई 2, टोटल रह गया आपके पास 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, इसको इससे कैंसिल करो, 3/28। अगर x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी 3/28। अगर x की वैल्यू 1 है, अब x की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है कि भाई आप एक बॉल तो वाइट निकाल रहे हो और एक बॉल ब्लैक निकाल रहे हो। ठीक है, सारे केस बताने हमें कि किस किस तरीके से आप अपनी बॉल 2 बॉल लेके जा सकते हो। तो भाई पहली बॉल आपने मान लो सपोज़ ब्लैक निकाल ली, पहले मैंने क्या करा, ब्लैक निकाली फिर वाइट निकाली, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं पहले वाइट निकालूं और बाद में ब्लैक निकालूं, आप इस तरीके से करो, या फिर उसमें आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में किसका यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन का यूज़ करना है। आप वैसे कर सकते हो, अगर डायरेक्ट ऐसे समझ में आता है डायरेक्ट ऐसे कर दो। तो अब यहाँ पर देखो, एक अगर ब्लैक बॉल निकाल दो, ब्लैक बॉल कितनी है आपके पास, 3, टोटल तो कितनी है 8। अब आपने ब्लैक बॉल तो एक कम कर दी, दूसरी बॉल कौन सी निकाल रहे हो, वाइट निकाल रहे हो, वाइट बॉल कितनी है आपके पास, 5। भाई टोटल तो एक आपने कम कर ही दी ना, तो टोटल आएगा 5/7। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले आप निकाल रहे हो वाइट, वाइट कितनी है 5, टोटल है 8, फिर यहाँ पर एक कम कर दिया आपने, ठीक है, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं करनी, तो वाइट बॉल ब्लैक बॉल निकालोगे, ब्लैक बॉल तो 3 है लेकिन टोटल एक कम हो गई। तो यहाँ पर देखो ये 15/56 हो गया, ये भी 15/56 हो गया। थोड़ा सा काट लेते हैं, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 15 यहाँ 15 यानी 30 आ गया, 30/56 अब कट जाएगा 15/28। ये तो आ गया आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी। अब आ जाओ सेकंड पे कि भाई आपने जो बॉल निकालनी है, दोनों की दोनों बॉल आपकी वाइट बॉल आ गई है। ठीक है, खुश, दोनों बॉल आपकी वाइट मिल गई आपको। अब पहली वाइट बॉल निकाली तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 5/8। अब दूसरी वाइट बॉल निकालोगे तो एक तो क्योंकि आपने कम कर दी ना, तो अब बॉल रही आपके पास 4, टोटल में से भी एक कम कर दिया, तो कितना आ गया, यहाँ से कैंसिल कर दो, तो 5/14। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गया आपके पास 5/14। 0 की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, 1 की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, 2 की प्रोबेबिलिटी ये आ गई। उठा के इसको जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस फॉर्मेट में इसको आप लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, x px 0 1 और 2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है आपकी 3/28, 15/28, 5/14। आपको अपना चेक करना है, आंसर चेक कर सकते हो, इन सब का सम कर लो, सम करने के बाद 1 अगर आपके आ गया तो आंसर आपका ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन में आपको कार्ड्स के बारे में दिया हुआ है।
7th क्वेश्चन में कहता है कि 2 कार्ड निकालने हैं, कार्ड यहाँ भी आपको 2 निकालने हैं फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ जैक। जैक क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने बोला था कार्ड्स के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज इकट्ठी कर लेना। कार्ड नहीं है तो एक गड्डी खरीद लाओ, या फिर कंप्यूटर में आप चलाते हो तो कंप्यूटर में भी कार्ड्स के गेम होते हैं, एक बार देख लो, खेलने को नहीं कह रहा मैं, खेलने को नहीं कह रहा, कार्ड्स को अच्छी तरह देख लो, समझ लो, याद कर लो, उसका एक चार्ट बना लो, भैया इतने टोटल कार्ड है, इतने ब्लैक है, इतने रेड है, इतने एस होते हैं, इतने जैक होते हैं, इतने किंग होती हैं, इतना स्पेड होता है, इतना क्लब हो गया, इतना डायमंड हो गया। तो ये सबकी एक लिस्ट बना लो ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब जो जैक कार्ड होते हैं, जैक कार्ड जो जे से डिनोट होता है, तो इस तरह के टोटल 4 कार्ड होते हैं। अब ये कह रहा है कि आपको 2 कार्ड निकालने हैं। अब ये 2 कार्ड जब आप निकालोगे, और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल कार्ड तो हमारे पास है 52, ठीक है, 52 ही कार्ड होते हैं। जो जोकर होते हैं 2 वो एक्स्ट्रा कार्ड होते हैं, उसको इसमें काउंट नहीं करते हम। एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ जैक। तो यहाँ पर पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक क्या होगी? जैक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जैक कार्ड कितने होते हैं? 4 कार्ड होते हैं जैक के, जिस पे जे लिखा हुआ होता है। तो जैक के 4 कार्ड हो गए, टोटल 52 है, यानी ये आ गई जैक की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन जैक, अगर जैक नहीं है तो कोई दूसरा कार्ड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? बाकी के कार्ड होते हैं 48, टोटल हो गए 52, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12/13। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आगे यूज़ कर लेना, नहीं तो वैसे प्रोबेबिलिटी तो आपको निकालनी मैंने इसकी सिखा दी। अब आगे यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? नंबर ऑफ जैक को। तो सेम केस यहाँ पर बनेंगे आपके पास, x की वैल्यू फिर 0 बनेगी, 1 बनेगी और 2 बनेगी, क्योंकि जब 2 कार्ड आप निकालोगे तो हो सकता है दोनों में से एक कार्ड भी जैक का ना हो। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अगर एक कार्ड जैक का हुआ तो एक कार्ड जैक का हो गया, तो x की वैल्यू 1 हो गई। अगर दोनों ही कार्ड जैक के आपने निकाल दिए तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अगर आपने जैक का कार्ड निकाला, अब यहाँ पर भी क्या करना है आपको? रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, ठीक है, रिप्लेसमेंट नहीं करनी, क्योंकि ऐसा कुछ इसने लिखा नहीं है। इसने ये भी नहीं लिखा कि रिप्लेसमेंट करनी है नहीं करनी है, लेकिन कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स आपको रिप्लेसमेंट नहीं करनी है। तो आपने पहला कार्ड निकाला, पहला कार्ड आप निकालोगे जैक का। जैक के कितने कार्ड हो गए? 4, ठीक है, 4/52। अब क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं करनी, तो दूसरा कार्ड जब आप निकालोगे, क्योंकि जैक तो एक आपने निकाल दिया, वापस तो रखा नहीं, तो इसका मतलब 3 कार्ड हो गए आपके जैक के। तो 3 कार्ड हो गए आपके जैक के, मीन्स सॉरी यहाँ पर हमने ये गलत कर दिया, यहाँ पर तुम 0 ले रहे हैं। 0 का मतलब है कि जैक का कार्ड तो ले ही नहीं रहे, तो जैक का कार्ड नहीं ले रहे तो नॉन जैक ले रहे हैं हम। तो नॉन जैक कितने आपके पास? 48/52। अब दूसरा कार्ड जब आप निकालोगे नॉन जैक में से, एक कार्ड हमारा कम हो गया, यानी 48 की जगह 47 रह गए, और टोटल जो कार्ड्स हैं उसमें भी कम हो गया, 51 रह गए। इसको आप काट लो, इन दोनों को काटोगे तो ये 12/13 आएगा, और थोड़ा सा कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, तो 4 7 28, 4 4 16 और 2 18, नीचे आ जाएगा 2 2 1। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब 1 में कह रहा है कि भाई एक कार्ड जैक का होना चाहिए, एक नॉन जैक होना चाहिए। तो इसमें भी 2 कंडीशन आएंगी आपकी, भाई पहला कार्ड आपने निकाला, मान लो जैक का निकल गया, दूसरा कार्ड आपने नॉन जैक में से निकाला, यानी 48/51, क्योंकि टोटल में से एक कम जरूर करना है, ध्यान रखना। या फिर ये हो सकता है कि आप पहले वाला कार्ड निकाल दो नॉन जैक, दूसरा कार्ड निकाल दो आप जैक वाला, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, दोनों को निकाल के आपको करना क्या होता है? प्लस करना होता है। तो यहाँ से देखो काट लो, इसे जितना कट जाए, इन दोनों को ही काट देते हैं, तो 12 और 13 तो ये आएगा ही आएगा, और 3 से ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 16/221। इसको भी काटोगे, सेम ही नंबर है, तो 16/221 ही आएगा, तो 16 यानी 32/221। अब अगले पे चलते हैं कि जहाँ पर x की वैल्यू 2 है। अब x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब दोनों के दोनों आपने जैक के कार्ड निकालने हैं। अब जैक के कार्ड दोनों निकालने हैं, तो पहला कार्ड निकाला आपने, ये आ गया, अगला कार्ड निकालोगे, एक कम हो गया जैक का, तो ये आ गया। अब यहाँ से आप इसको काट दो, ये आ जाएगा 1/221। अब आप चेक कर लो, इन सबका सम करके भी चेक कर लो भाई आपका टोटल जो सम है वो 1 आ रहा है नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पर आप चेक करोगे, सम आपका 1 आ जाएगा, x हो गया, ये पी एक्स हो गया। फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपको इसको टेबल में लिख देना है, हर बार नहीं बताऊँगा मैं, ध्यान रखना। इस तरह से लास्ट में अपना फाइनल आंसर आपको ऐसे छोड़ना है, ठीक है। टेबल इसकी बना देना, टेबल बनाने में तो आप एक्सपर्ट हो ही। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। 8th में कहता है कि 4 बैड ऑरेंजेस आर मिक्सड एक्सीडेंटली विथ 16 गुड ऑरेंजेस। 4 बैड ऑरेंजेस हैं, 4 बैड ऑरेंजेस हैं, तो उनको 16 गुड ऑरेंजेस के साथ एक्सीडेंटली मिक्स हो गए, ठीक है, जानबूझ के नहीं करें, एक्सीडेंटली मिक्स हो गए। अब आगे क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस इन ए ड्रॉ ऑफ 2 ऑरेंजेस। अगर आप उसमें से 2 ऑरेंज निकालते हो तो वो दोनों ऑरेंज आपके बैड निकलेंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब जो 2 आपके ऑरेंजेस निकलेंगे वो दोनों बैड निकलेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बैड निकलेंगे ही निकलेंगे। तो आपके पास हैं कितने बैड ऑरेंजेस? 4 बैड ऑरेंजेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बैड ऑरेंजेस हो गए आपके 4 और जो गुड ऑरेंजेस हैं वो हो गए 16, यानी टोटल कितने हो गए? टोटल आपके पास 20 ऑरेंजेस है। अब आपने उसमें से 2 ऑरेंजेस निकालने हैं। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस। तो फिर से कहानी वही, एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, क्योंकि 2 ही चीज़ आप निकाल रहे हो। तो अगर एक भी बैड ऑरेंजेस नहीं निकला मतलब दोनों के दोनों गुड निकल गए। अब दोनों के दोनों अगर गुड निकलेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? गुड ऑरेंज कितने हैं? 16, प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 16/20। दूसरा ऑरेंज जब आप निकालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 15, क्योंकि एक तो आपने निकाल लिया, खा लिया है नहीं खा लिया वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन एक आपने निकाल लिया। अब टोटल में से भी एक कम हो गया, तो यहाँ से देखो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 ये कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 12/19, ठीक है। अब उसके बाद आपने जो एक ऑरेंजेस बैड निकालना है और एक गुड निकालना है, तो उसमें भी दोनों तरीके से हो सकता है कि भाई पहले आपने गुड में से निकाला, दूसरा ऑरेंजेस आपका बैड आया, बैड कितने हैं? 4, टोटल में से तो एक कम करना ही करना है आपको। या फिर ये हो सकता है कि पहले आपका बैड निकल गया, पहले मूड ख़राब कर दिया, पहले ही बैड ऑरेंजेस निकाल दिया और बाद में लेकिन आपको खुश कर दिया, एक अच्छा ऑरेंज आपको मिल गया खाने के लिए, तो इस तरीके से। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 4 से इसको कैंसिल करेंगे और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। 16/95, यहाँ भी 16/95 यानी 32/95 ऐसे हो जाएगा। अब उसके बाद देखो, अगर दोनों के दोनों आपके बैड ऑरेंजेस निकले, भाई किस्मत ही ख़राब है, 2 ऑरेंजेस उठाए, ठीक है, तो दोनों के दोनों ही आपने बैड निकाल लिए, तो वो आपकी किस्मत की बात है भाई। 4/20 और दूसरा निकालोगे वो 3/19, तो यहाँ से कैंसिल, इतना आ गया 3/95 और तो कुछ कटेगा नहीं। तो आंसर आपका 12/19, 32/95 और 3/95। इसको फिर आपको वैसे ही टेबल में डाल के लिख देना है, तब अपना फाइनल आंसर आपको छोड़ना है। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में कह रहा है अब आपसे कि 3 बॉल आपको निकालनी है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 4 रेड बॉल। 5 तो आपके पास वाइट है और 4 आपके पास रेड है, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई आपके पास 9 बॉल, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल ड्रॉन। एक्स रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? एक्स रिप्रेजेंट नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो एक्स की वैल्यू अब क्या हो सकती है? 3 बॉल निकालनी है, तो हो सकता है कि भाई एक भी आपकी वाइट ना निकले, या फिर एक वाइट निकले, या 2 वाइट निकले, या 3 वाइट निकले। अभी बारी बारी से करते हैं सबको। अब क्योंकि यहाँ तक तो जो हमने क्वेश्चन करे ना 8 तक, उन सब में आप 2 ही बार निकाल रहे थे, 2 ही चीज़ निकाल रहे थे, या तो 2 ऑरेंजेस निकाल रहे थे, या 2 बॉल निकाल रहे थे, या 2 कार्ड निकाल रहे थे। 2 तक तो ठीक है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन का मामला नहीं है। लेकिन जब 3 आ जाते हैं तब आपके पास, जैसे मान लो मेरे को 3 वाइट बॉल निकालनी है, उसमें एक केस ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं एक वाइट बॉल निकालूं और दूसरी मैं 2 रेड बॉल निकाल दूं, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई 2 रेड बॉल निकल जाए पहले और एक वाइट बॉल निकल जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहले वाइट आ जाए फिर पहले रेड आ जाए, फिर वाइट आ जाए, फिर रेड आ जाए। समझ रहे हो ना बात क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो समझो, 0 तक कोई बात नहीं, लेकिन जब आप 1 या 2 पे जाओगे, मान लो आपने 1 वाइट बॉल निकालनी है। अब 1 वाइट बॉल आपकी कैसे निकलेगी? या तो 1 वाइट आ गई,
फिर दूसरी रेड आ गई, फिर ये रेड आ गई। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई एक आपके पास पहले रेड आ गई, फिर वाइट आ गई, फिर रेड आ गई। या ऐसे भी हो सकता है कि पहले रेड आई, फिर रेड आई और फिर वाइट आई। तो ये 3 केस बनेंगे, तो आपको इनको तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब चक्कर ये होता है कि क्वेश्चन में जब आप करते हो तो आपको नहीं याद रहता है कई बार कि भाई यहाँ पर तीनों केस आपको करके दिखाने हैं। आप एक ही केस से आंसर निकाल के खुश हो जाओगे, मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 केस बनेंगे, तो इन तीनों केस को कैसे याद रखें? तो ये ध्यान रखो, जब भी 2 से ज़्यादा चीज़ निकालनी है कम्बिनेशन यूज़ करना है। लास्ट हमने जो वीडियो करा था उसमें कम्बिनेशन के 2-3 क्वेश्चन मैंने कराए थे, फार्मूला ही बताया था, ठीक है। तो वो कम्बिनेशन यूज़ करना है जब भी आपको 2 से ज़्यादा निकालने। 2 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, इसलिए हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। करना चाहो उसको भी कर सकते हो। अब कैसे करेंगे देखो कैलकुलेशन। 0 का मतलब है कि वाइट बॉल नहीं है। 0 का मतलब क्या है? नो वाइट बॉल। तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें? आपने जो 3 बॉल निकालनी है वो तीनों की तीनों किस में से निकालनी है? रेड में से निकालनी है। तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? भाई मेरे को 4 बॉल रेड है, 4 में से 3 मुझे 3 बॉल निकालनी है। टोटल कितनी बॉल है? टोटल 9 बॉल है, 9 में से कोई 3 निकालनी है। क्लियर हुई बात? भाई टोटल आपने पास यहाँ 0 का मतलब क्या है कि एक भी वाइट बॉल नहीं निकलेगी। आपकी बॉल जो निकलेंगी सारी रेड निकलेंगी। और रेड बॉल है कितनी? 4 है, उसमें से कोई 3 निकालनी है। और टोटल 9 है, 9 में से कोई 3 निकालनी है। तो 4C3 की वैल्यू होती है 4, और नीचे आप फैक्टोरियल लगा दो। 9C3 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6 और 3 है, ये तो चले जाएंगे ऊपर। तो इसको आप कैसे लिख लो भाई? 4 इंटू में 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। नीचे जो 9 फैक्टोरियल है उसको एक्सपेंड कर दो। इसको एक्सपेंड करोगे 9 8 7 और 6, इससे ही कैंसिल। अभी जो 3 फैक्टोरियल है इसका मतलब भी क्या होता है? 3 इंटू 2। तो इसको आप ऐसे लिख दो 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 8 एंड 7। 4 2 जा 8 और देखो 3 3 जा 9, 2 से 2 कैंसिल। इसका आंसर आ गया 1/21। तो इसका आंसर ऐसे आ गया आपके पास। अब अगर आप x की वैल्यू लेते हो 1, तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक तो वाइट बॉल है और 2 रेड बॉल है, जैसे ये केस था। तो इसमें आपको वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को ये भी निकालना, ये भी निकालना, ये भी निकालना। सिर्फ कम्बिनेशन यूज़ करो आप कि आपको एक वाइट बॉल निकालनी है। तो एक वाइट बॉल का मतलब क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पर वाइट बॉल थी 5 में से कोई एक बॉल निकालनी है आपको वाइट। बाकी की जो बॉल है रेड है 4, उसमें से कोई 2 बॉल निकालनी है। उसमें सारे केस आपके कंबाइंड हो गए, जो पहले निकाल रहे हो बाद में निकाल रहे हो, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल, ये कितना है? ये बार बार आपका यूज़ होगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई एक बार कर ही लेते। इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 9 फैक्टोरियल को फिर से ऐसे ही करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और जो 3 फैक्टोरियल है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 3 इंटू में 2 इंटू में 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नीचे आप देख रहे हो 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, नीचे तो टोटल 84 आना ही, हर बार आना है। तो उसको तो आप सीधा लिख देना। 5C1 को सॉल्व करोगे 5 आ जाएगा। 4C2 को ये फार्मूला लगा के, कम्बिनेशन का फार्मूला लगा के अगर सॉल्व करोगे तो ये 6 के बराबर आता है। नीचे हो गया 84, इससे हमने इसको कैंसिल करा, तो आंसर आ गया इसका 5/14। ठीक है। अब देखो अगर x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाए, x की वैल्यू अगर आपके पास 2 आ जाए, तो 2 का मतलब क्या होगा कि 2 वाइट बॉल है और 1 रेड बॉल है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब 2 वाइट बॉल आपने ली, तो वाइट बॉल थी हमारे पास 5, उसमें से कोई 2 बॉल आपने निकाल ली, और जो 1 बॉल थी वो रेड में से निकाली, ये आ गई आपके पास। टोटल आपके पास वही सॉल्व किया था कितना? 84, तो मैं सीधा 84 लिख देता हूँ। 5C2 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 84, 4 से काट दो, तो 10/21 ये आ गया। उसके बाद जो तीसरा केस है कि आपके पास तीनों की तीनों बॉल वाइट होंगी, ठीक है। 3 वाइट बॉल, 3 वाइट बॉल का मतलब हो गया ये 5 बॉल थी ना, इसी में से तीनों बॉल निकालनी है, नीचे टोटल वही रहेगा। 5C3 को सॉल्व करोगे तो ये भी आपके पास 10 ही आएगा, 2 से काट दो इसे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/42। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके ये आपका आंसर, मतलब प्रोबेबिलिटी सिंप्लीफाई कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। चेक कर रहा था वीडियो चल रही है नहीं चल रही,
कई बार बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कम्बिनेशन का फार्मूला है, जिसको नहीं आता हो ना पिछला वाला वीडियो देख लेना, उसमें डिटेल में समझाया हुआ कम्बिनेशन का फार्मूला, या फिर 11th का पीएनसी देख लेना, उसमें कम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझ लेना, समझना बहुत ज़रूरी है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बॉक्स कंटेन 12 बल्ब विच ऑफ 3 आर डिफेक्टिव। टोटल बल्ब है आपके पास 12, उसमें से डिफेक्टिव है 3, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए भाई, 9 हो गए। अब कहता है कि सैंपल ऑफ 3 बल्ब इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स। 3 बल्ब का एक सैंपल आपको निकालना है। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। एक्स किसको डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। चलो जी ठीक है। अब कहता है डिस्ट्रीब्यूशन बताना है इसका। तो पिछले क्वेश्चन की तरह सेम, एक्स की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। 0 का मतलब डिफेक्टिव बल्ब एक भी नहीं होगा, ठीक है, नो डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव नहीं है तो कौन से आएंगे, नॉन डिफेक्टिव आएंगे। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं आपके पास, 9 है। 9 में से कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा 9C3 डिवाइडेड बाय 12C3, टोटल 12 है। 12C3 को सॉल्व कर लेते हैं, ये बार बार यूज़ यही होना ही है, तो आपको मैं समझा भी देता हूँ भाई कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको नहीं आता हो। ऊपर 12 है तो ऊपर 12 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 फैक्टोरियल आएगा, और फिर 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू में 10 इंटू में 9। आगे लेके जाना नहीं, क्योंकि नीचे भी 9 फैक्टोरियल है, वो कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल को लिख लेंगे आप 3 इंटू में 2 इंटू में 1, इससे ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 2 से भी ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपके पास 22, 220 आ गया। तो नीचे आपके पास क्या करना है, हर बार 220 तो करना ही करना है। ऊपर भी आप ऐसे सॉल्व करोगे 9C3, तो 9C3 का मतलब क्या हो गया भाई, 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 220। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 3 को हमने ऐसे लिख लिया, और ये जो 220 आ रहा है ये भी इसको यहीं पर ही लिख लिया हमने। और अब देख लो आगे जितना कट जाए तो काट दो, 4 से ये कट जाएगा, और तो कुछ कट नहीं रहा, तो 21 अपॉन में 55, ये आ गया आपके पास इसका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने लिए एक्स की वैल्यू 1। 1 का मतलब है कि एक तो डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव है। तो जो डिफेक्टिव है हमारे पास 3 है, 3 में से कोई एक लेना है। 2 नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव 9 है, उसमें से कोई से 2 लेने हैं, डिवाइडेड बाय 220। 3C1 को सॉल्व करोगे, कभी भी NC1 सॉल्व करेंगे तो हमेशा आंसर n आएगा, ठीक है। तो 3C1 सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। 9C2 को, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। 9C2 का आ जाएगा कितना, 4 36, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया ऐसे ही। 3 से 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 27 अपॉन में 55, ये आ गया हमारे पास इसका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ले लेते हैं 2। 2 का मतलब हो गया अभी 2 डिफेक्टिव है और 1 नॉन डिफेक्टिव है। तो इसमें क्या आ गया आपके पास, 3 डिफेक्टिव थे, 3 में से 2 लेने हैं, 9 में से 1 लेना है, डिवाइडेड बाय 220। तो 3C2 को सॉल्व करोगे तो ये भी 3 ही आएगा, क्योंकि NC1 करते हैं n आता है, और N-1 करते हैं तो भी n ही आता है। यानी इसमें से एक अगर कम हो तो भी वही नंबर ही आएगा जो ऊपर लिखा है। 9C1 हो गया 9 अपॉन में 220, कटेगा क्या, कुछ भी तो नहीं कट रहा, तो 27 अपॉन में 220, ये आ गया हमारे पास ये। अब तीसरा केस क्या बना भाई, x की वैल्यू 3, यानी तीनों के तीनों डिफेक्टिव आने हैं। तो अब तो इसको हटाना पड़ेगा हमें। तीनों डिफेक्टिव का मतलब है कि 3 जो डिफेक्टिव थे तीनों के तीनों आपने ले लिए, नीचे 220 आ गया। 3C3 का मतलब 1 होता है, यानी NCN, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, सॉरी NC, हाँ ठीक है, NCN की वैल्यू 1 होगी, और NC0 की वैल्यू भी 1 होगी, तो याद आएगा 1 अपॉन में 220। तो आपका ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ठीक है। अब इसको टेबल में डाल दो, आपका आंसर तैयार।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको 3 ही ऐसे वो निकालने हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 4 बैड और एग्स हैं, उनको मिक्स किया गया 10 के साथ, 10 अच्छे वालों के साथ मिक्स किया गया। 4 बैड हैं और 10 अच्छे हैं, ठीक है। तो बैड वाले कितने, ये मैं समझा रहा हूँ आपको, ये खुद ही आपको ट्राई कर लेना है, बहुत आसान सा है, इसी तरीके से करना है जैसे हमने ये करा है। और 10 गुड है, तो टोटल कितना बन गया आपके पास, 14 टोटल आ गया। अब यहाँ भी 3 एग ही निकालने हैं आपको, 3 एग निकालने हैं, तो एक्स की वैल्यू ऐसे बनेगी 0 1 2 3। और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बैड एग्स, यानी जैसे यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव था वैसे ही वहाँ पर बैड है। तो जब आप x की वैल्यू 0 लोगे, एक समझा देते हैं हम आपको, अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे, 0 का मतलब है कि आपके पास एक भी बैड नहीं आया, सारे के सारे बढ़िया बढ़िया एग आ गए, अब खाओ उन्हें खूब जम के। तो अच्छे वाले एग कितने आपके पास, 10 हैं, 10 में से आपने 3 निकालने, फिर टोटल आपके पास कितने, 14 में से आपको 3 निकालने। इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। x = 1 में क्या करना है कि भाई एक तो आपके पास बैड आ गया है, 2 अच्छे आ गए हैं, ठीक है। एक बैड आ गया तो बैड कहाँ से आएगा, इन 4 में से आएगा। अच्छे वाले कितने, 10 थे, उनमें से कोई 2 आ गए, नीचे वही रहेगा। x = 2 का मतलब कि 2 तो आपके पास बैड आ गए और एक अच्छा आ गया, तो 2 बैड आ गए तो 4 में से 2 आ गए और एक आपका अच्छा वाला आ गया, टोटल नीचे वही रहेगा। x = 3 का मतलब सारे के सारे बैड आ गए भैया, किस्मत बिल्कुल ही ख़राब है, एक भी खाने को नहीं मिल रहा, सारे के सारे बेकार वाले आ गए। तो 4c3 14c3, इसको सिंप्लीफाई कर देना, जैसे कम्बिनेशन का फार्मूला बताया, आपके जो आंसर आ जाएंगे बिल्कुल ठीक ठीक आंसर आएंगे, बस कैलकुलेशन ठीक कर देना। तो आई थिंक ये जो एक्सरसाइज है वो आपको समझ में आ जाएगी, और जो कम्बिनेशन कैसे यूज़ करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, कोशिश करूँगा कि उसका वो डाउट भी दूर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ।